तो बच्चों अब देखो, अब हम हेडिंग डालते हैं। हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं। तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कंडक्टर में जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ना बच्चों। तो सबसे पहली चीज, तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे। तो हमने ये पाया कि सबसे पहला फैक्टर कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर। अच्छा, कैसे डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे बच्चों? तो ये भी देखा गया कि अगर आप लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है कंडक्टर का। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट शोज दैट कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। यानी जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाओगे कंडक्टर का, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट आप लोग पूरा लिख लेना। रेजिस्टेंस, experiment shows that resistance of a conductor is directly proportional to the length of conductor। सेकेंड चीज, मतलब अगर ये कंडक्टर है तो इस कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है और उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये बच्चों कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है ना। तो सेकंड जो फैक्टर है जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो इस पे कैसे डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना बच्चों। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज्यादा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, अगर लेंथ को फिक्स किया है तो ऑब्वियसली बात है उतना कम रेजिस्टेंस होगा, और जितना कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, है ना। तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। चलो, उसके बाद फिर ये किस पे डिपेंड करता है बच्चों? तो थर्ड, मतलब ये तो डायमेंशंस हो गए ना, ये डायमेंशंस हो गए, लेंथ और एरिया कंडक्टर के। मतलब रेजिस्टेंस डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद आपका जो तीसरा है वो है आपका बच्चों, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है बच्चों, है ना। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग मटेरियल पर सेम वोल्टेज अप्लाई करने पे अलग अलग रेजिस्टेंसेस मिलते हैं। मतलब मटेरियल टू मटेरियल ये चेंज हो जाता है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद फोर्थ जो फैक्टर है जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो है टेम्परेचर, है ना। मतलब रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है भाई? टेम्परेचर पर, जैसे कि अभी मैंने आपको बताई उस क्वेश्चन में कि एक्चुअली में इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आल्सो इंक्रीजेस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं with the rise, with the with rise in temperature, with rise in temperature the resistance, the resistance of metals या conductors or conductors also increases, also increases, and decrease in temperature, and decrease in temperature, and decrease in temperature the resistance also decreases, also decreases, है ना बच्चों। तो ये आप याद रखेंगे किस तरीके से टेम्परेचर के हिसाब से ये कंडक्टर्स और मेटल्स जो हैं उनका टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ने पे इंक्रीज करता है और डिक्रीज करने पे रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है ना। तो इस तरीके से डिपेंडेंसी है टेम्परेचर पे।
अच्छा बच्चों, इसमें एक बात और याद रखेंगे कि कुछ एलॉयज होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से मिक्स करके बनाए जाते हैं। केमिस्ट्री का टर्म है, आपको एलॉयज के बारे में पता ही होगा। तो कुछ एलॉयज जो हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, हमें ये चाहिए होता है कि टेम्परेचर से ज्यादा उसका रेजिस्टेंस वेरी ना करे, हमें इस तरीके के मटेरियल चाहिए। तो हमने एलॉयज बनाए हुए हैं, तो वो जो है उनके रेजिस्टेंस बहुत ही कम चेंज होते हैं टेम्परेचर के साथ, है ना। तो उनको लिख लो, कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं ऐसे कौन से एलॉयज हैं जो जिनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कम ही वेरी करता है ना। तो आप यहाँ पे लिख लो, देयर आर, एक पॉइंट बना के लिख लो, देयर आर सर्टेन alloys like नाइक्रोम, एक एलॉय बच्चों नाइक्रोम है, नाइक्रोम, मैग्नानिन, मैग्नानिन एंड थर्ड जो एलॉय है कॉन्स्टेंटन, whose resistance very negligibly विथ टेम्परेचर, है ना। तो ये ऐसे एलॉयज हैं जिनका टेम्परेचर के साथ बहुत ही कम, लगभग ना के बराबर कोई वेरिएशन रेजिस्टेंस में आता है ना। तो जहां पे हमें जरूरत होता है वहां पे हम ये एलॉयज का यूज करते हैं। और ये कंडक्टर की तरह भी यूज होता है, क्योंकि ये कंडक्शन कर सकता है ना। इसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा हाई होता है बस। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि फैक्टर्स जो है रेजिस्टेंस जिन जिन चीजों पे डिपेंड करता है, वो चीजें क्या है बच्चों। एक तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एक एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एक नेचर ऑफ मटेरियल, और चौथा टेम्परेचर। अच्छा, इसमें एक चीज और है, अगर आप ऊपर के दो फैक्टर्स देखें जो डायमेंशंस पर डिपेंड है, यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्या बच्चों, क्रॉस सेक्शन। तो आप ऐसा लिख सकते हो, किसी भी रेजिस्टेंस का, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, है ना। इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए हो गया भाई, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको अगर प्रोपोर्शनलिटी से हटाना है तो यहाँ पे इक्वलिटी में कांस्टेंट लाना पड़ेगा। तो वो कांस्टेंट टर्म है बच्चों जिसको हम रो बोलते हैं ना। ये रो मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है। तो ये रो जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है रो एल बाई ए, जहां पे ये जो रेजिस्टेंस, ये रो जो सिंबल है, ये रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि रो इज कॉल्ड एज resistivity of या फिर इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही बोलते हैं ना। तो रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, है ना। रो इज नोन एज इस रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो बच्चों इसका ये हमेशा याद रखना। अच्छा, यहाँ से आप देखो तो इस रेजिस्टिविटी की आप यूनिट भी लिख सकते हो। तो यूनिट क्या हो जाएगी, देखो रो की वैल्यू हो जाएगी रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो आर है इसकी यूनिट ओम होती है, और मीटर स्क्वायर होती है एरिया की यूनिट, और लेंथ की यूनिट मीटर होती है। तो ये कैंसर, तो कि रो की एसआई यूनिट क्या हो गई, ओम मीटर। याद रखेंगे रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम मीटर, है ना बच्चों। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो ये इसकी यूनिट हो गई। तो रेजिस्टिविटी क्या है बच्चों, डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता, जबकि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, डायमेंशंस पे डिपेंड करता है ना। तो आई होप आपको रेजिस्टिविटी भी समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। अब देखो ये जो बच्चों रेजिस्टेंस है,
अगर आप यहाँ पे रजिस्टिविटी समझ गए हैं तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस एक्चुअली में एक चीज पर और डिपेंड करता है। ये तो 4 आपको किताबों में मिलेंगे, लेकिन जो मैं 5वां पॉइंट आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, वो 5वां पॉइंट आपको बुक्स पे नहीं मिलेगा। तो एक्चुअली में इस फॉर्मूले से अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस का एक और फैक्टर है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। वो 5वां फैक्टर है कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो ध्यान से सुने। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अगर सोचो कि मेरे पास एक मटेरियल है और मटेरियल क्यूबॉइड शेप का है ना, अपन ऐसा मान लेते हैं ये जो मटेरियल है ये इस तरीके से क्यूबॉइड शेप का है। क्यूबॉइड शेप, क्यूबॉइड जानते हो ना आप, जानते ही होगे, ऑब्वियस सी बात है। इस तरीके का शेप का एक मटेरियल है आपके पास, ठीक है बच्चों। तो ये क्यूबॉइड शेप का है। मान लो ये वाली जो इसकी लेंथ है ए है, ये बी है, और इसकी हाइट जो है वो सी है। ये तीनों अलग अलग है ना, ए बी सी, ऐसा हम मान लेते हैं। अब ध्यान से देखो, लेट सपोज करंट यहां से आ रही है बच्चों, लेफ्ट एंड से करंट आ रही है आई और राइट एंड पे जा रही है। यानी कि आपने क्या लगाया कि इन दोनों साइड पर, लेफ्ट और राइट एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा दिया। तो लेफ्ट एंड से राइट एंड क्या जाएगी बच्चों, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ये करंट फ्लो हो रही होगी। तब आप ध्यान से देखें तो इसमें जो रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला है बच्चों, ये रेजिस्टेंस का जो आपने फॉर्मूला निकाला है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो। रो तो फिक्स होता है, रो मटेरियल का चेंज नहीं होता है लेंथ और एरिया से, है ना। रो सिर्फ रेजिस्टेंस चेंज होता है रो और एरिया से। तो यहाँ पे एक बात आपको समझना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया है रो एल अपॉन ए, इसमें जो बच्चों ये एल है, ये एल है, ये एक्चुअली में लेंथ ऑफ कंडक्टर है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है। वो करंट के हिसाब से लेना पड़ेगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। इस फॉर्मूले को और रिफाइन कर रहे हैं हम, ऐसा किताबों दिया ये नहीं दिया रहता है, तो इसको अच्छे से सीख लो, ये बड़ा काम आता है न्यूमेरिकल्स में आपको, है ना। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आपको वो लेंथ लेनी है कंडक्टर की जो करंट की डायरेक्शन के अलोंग है। और इसमें ए जो है इट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो लेना है, वो एरिया लेना है जो कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट हो, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना बच्चों। अब देखो ये फॉर्मूले जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो आपको ये चेंजेस नजर आएगा। मान लो ये पहला पाथ है, ये फर्स्ट पाथ है, ये पाथ नंबर 1 जिससे करंट फ्लो हो रही है। तो इस पाथ नंबर 1 के लिए रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, R1। तो रो एल, एल इज द लेंथ, एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर अलोंग द करंट। तो देखो बच्चों ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो इसके अलोंग लेंथ कितनी है, ए, समझ में आ रहा होगा आपको, ए। तो यहाँ पे एल की जगह ए लिखना चाहिए, डिवाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो देखो ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो इस करंट की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है। तो ये हो जाएगा बी इंटू सी, रेक्टेंगल का एरिया बी इंटू सी। तो पहले पास से जो रेजिस्टेंस आया वो आया रो ए अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई सी। अब सोचो हमारे पास दूसरा रास्ता ये है करंट को फ्लो कराने का, आप नीचे हाइयर पोटेंशियल क्रिएट करा दो, ऊपर लो पोटेंशियल क्रिएट करा दो, तो ये सेकंड पाथ हो जाएगा बच्चों। तो ये जो सेकंड पाथ से करंट फ्लो हुआ है इसका रेजिस्टेंस R2। तो देखो बच्चों इसमें अपन रो एल अपॉन ए लिखेंगे तो तो देखिए बच्चों इसमें ये जो सेकंड पाथ है इसमें जो आपका करंट है वो बॉटम से टॉप पे जा रहा है, टॉप पे जा रहा है, ये सेकंड पाथ हो गया ना करंट का। तो यहाँ पे जो आपको एल लेना है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट लेना है, मतलब ऊपर की, मतलब ये हाइट के अलोंग करंट बह रहा है ना। तो ये एल की जगह सी हो जाएगा, डिवाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो देखो बच्चों ये परपेंडिकुलर एरिया है जो करंट से परपेंडिकुलर है, मतलब इसका ये लेंथ इंटू विड्थ, मतलब ए इंटू बी। तो यहाँ पे अपन को डिवाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में ए इंटू बी। तो देखो बच्चों आपने सेम कंडक्टर लिया ना, तो उसके डायमेंशंस चेंज किए, रेजिस्टिविटी भी फिक्स है, सिर्फ आपने क्या चेंज की, करंट की डायरेक्शन। जब आप लेफ्ट टू राइट करंट फ्लो करा रहे हो तो रेजिस्टेंस कुछ अलग आ रहा है सेम कंडक्टर का, और जब आप नीचे से ऊपर करंट फ्लो करा रहे हो तो फिर से रेजिस्टेंस अलग आ रहा है उसी कंडक्टर का, सेम कंडक्टर का। और तीसरा देखो आप ऐसे भी तो फ्लो करा सकते हो, ये जो फ्रंट फेस है और बैक फेस है, तो फ्रंट पर हाइयर पोटेंशियल क्रिएट करा दो और बैक फेस पर
लो पोटेंशियल, तो करंट ऐसे फ्लो होगी अलोंग बी, तो दिस इज थर्ड पाथ ऑफ करंट। तो इसके लिए जो रेजिस्टेंस होगा R3 वो फिर से चेंज हो जाएगा। तो रो एल कौन सा है बच्चों, एल का क्या होता है, एल का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो कि बी है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, अपॉन ये वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो इस करंट के परपेंडिकुलर है, मतलब ए इंटू सी, तो ये ए सी हो जाएगा। देखो फिर से रेजिस्टेंस चेंज हो गया, यानी कि अगर आप सेम कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन अलग अलग तरीके से फ्लो कराएंगे, करंट अलग अलग तरीके से फ्लो कराओगे, तो रेजिस्टेंस भी अलग अलग मिलेगा, रेजिस्टेंस भी चेंज करेगा। इसलिए मैंने कहा कि रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब ये चीज किताबों में नहीं मिलती, लेकिन आई थिंक आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गई होगी। तो ये रेजिस्टेंस के बारे में था, जितने फैक्टर्स पॉसिबल हैं जिससे रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है वो सारे मैंने आपको बता दिए। और यहाँ पे एक नया टर्म आ गया है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम रो बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया है रो एल अपॉन ए, जहां पे रो को क्या बोला जाता है बच्चों, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है बच्चों, याद रखेंगे ओम मीटर है ना। तो देखो बच्चों, हमने पीछे रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में एक नया टर्म देखा, रेजिस्टिविटी, है ना। थोड़ा सा और उसको डिफाइन करते हैं और रेजिस्टिविटी को समझने की कोशिश करते हैं। तो उसका नाम क्या है, जैसे मैंने आपको बोला स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर उसको रेजिस्टिविटी भी बोला जाता है, रेजिस्टिविटी, है ना। इसको किससे डिनोट किया जाता है बच्चों, रो से, है ना। मतलब ये जो सिंबल है RHO, रो, इस नाम से हम पुकारते हैं, ठीक। तो अभी आपने देखा कि रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का निकालना हो तो रेजिस्टेंस निकाला जाता है रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें जो ये रो है ये रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइड बाई लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब आप ऐसा सोचें इसको थोड़ा सा कि इफ length of a conductor becomes 1 meter and area of cross section of that conductor becomes 1 meter square, मतलब अगर ऐसा हो जाए कि लेंथ ऑफ कंडक्टर जो है वो 1 मीटर हो जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, मतलब क्या हो रहा है आप सोचो कि एक क्यूब है ये बच्चों, ये क्यूब है, 1 मीटर का एक क्यूब है। सोचो आप इस तरीके से, ये एक 1 मीटर का क्यूब ले लिया आपने, तो आप देखो इसमें कहीं किसी भी डायरेक्शन में करंट फ्लो कराओ, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमेशा 1 मीटर स्क्वायर ही रहेगा और लेंथ भी हमेशा 1 मीटर ही रहेगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 1 मीटर क्यूब का जो आपने लेंथ का क्यूब बनाया है, इसके किसी भी डायरेक्शन से करंट फ्लो करा लो, आपको लेंथ भी 1 मीटर क्यूब 1 मीटर ही मिलेगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर ही मिलेगा। अगर ऐसा है कि 1 मीटर की लेंथ है 1 मीटर स्क्वायर है, तो ये वैल्यूज यहाँ डालो, तो ये देन जो आपका रो है बच्चों वो किसके बराबर आ जाएगा, रेजिस्टेंस के बराबर। यानी कि रेजिस्टिविटी है क्या, न्यूमेरिकली रेजिस्टिविटी वो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के बराबर होता है जब हम उस मटेरियल का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, जब उसकी डायमेंशंस में लेंथ 1 मीटर का होता है और एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर का होता है। यानी उस समय जो रेजिस्टेंस होता है उसको हमने स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी बोला है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला है ना। आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये बेसिकली डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है क्योंकि ये फिक्स्ड डायमेंशन पे कैलकुलेट किया गया है। अब अगर इसकी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा बट रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। तो कभी कभी क्या है कि अगर आपके पास भाई कोई ब्लॉक है, कोई भी ऐसा ब्लॉक है, कोई भी आपको एक मटेरियल दिया जाए, तो रेजिस्टिविटी का फायदा ये हो जाता है कि अगर इस पे रेजिस्टिविटी लिखी हो तो आप इस ब्लॉक का लेंथ नाप लेते हो और इस ब्लॉक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नाप लेते हो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आप अगर रेजिस्टिविटी से रेजिस्टिविटी में अगर आप लेंथ का मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड बाई एरिया कर दो तो वो जो क्वांटिटी देगा वो इस रॉड की रेजिस्टेंस मिल जाती है। तो रेजिस्टेंस आप बिल्कुल आसानी से कैलकुलेट कर पाते हो। अब हमने क्या किया कि जितने भी मटेरियल्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी निकाल के रख ली है। तो हमें कोई भी मटेरियल मिलता है उसकी लेंथ नाप लेते हैं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नाप लेते हैं और इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, उस पर्टिकुलर
स्ट्रक्चर का रेजिस्टेंस मिल जाता है, तो हम उसको यूज कर लेते हैं जहां भी हमें यूज करना हो इलेक्ट्रिकल सर्किट में उस हिसाब से। तो इसलिए हमारे लिए रजिस्टिविटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो रजिस्टिविटी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि रजिस्टिविटी फिक्स डायमेंशन पे निकाला गया रेजिस्टेंस है। जब लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो बच्चों, 1 मीटर स्क्वायर हो। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, ये जो डेफिनेशन है ये रजिस्टिविटी की डेफिनेशन हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, पॉइंट बना के लिख लेते हैं कि रजिस्टिविटी 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 of a material resistivity of a material resistivity of a material is the resistance of a wire made of that material made of that material of unit length and unit area of cross section, unit length and unit area of cross section। तो आई होप बच्चों आपको अब क्लियर होगा। और आप यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हो, क्योंकि ये फिक्स डायमेंशन में नापा जाता है, उसके बाद वो रेजिस्टेंस चेंज होता है डायमेंशन से, बट रजिस्टिविटी हमेशा हर मटेरियल की फिक्स होती है। तो आपको कितना भी लेंथ का मटेरियल मिले, कितना भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिले, उसकी रजिस्टिविटी फिक्स होगी। हाँ, उस डायमेंशन के अनुसार अगर लेंथ और एरिया से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कौन चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो आप ये भी लिख सकते हो कि रजिस्टिविटी is independent of dimensions of material। तो ये डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि वो फिक्स डायमेंशंस के लिए कैलकुलेट किया गया, डायमेंशंस ऑफ मटेरियल। तो रेजिस्टेंस डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, बट रजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है। हाँ, लेकिन रजिस्टिविटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर, है ना बच्चों, उस पर जरूर डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस जैसे 5 चीजों पे डिपेंड कर रहा था, तो डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती रजिस्टिविटी, ना लेंथ पर, ना एरिया पर, और ना ही डायरेक्शन ऑफ करंट पर। देखो जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया, तो वो नेचर ऑफ मटेरियल से चेंज हो जाती है और टेम्परेचर से चेंज होगा, है ना, तभी तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन depends on nature of material and temperature। तो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, तो टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पे रजिस्टिविटी डिपेंड करती है, बाकी डायमेंशन से इंडिपेंडेंट होती है। और न्यूमेरिकली रजिस्टिविटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो आई होप आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी समझ में आया होगा। और यहाँ पे आप चाहो तो फाइनल पॉइंट ये लिख सकते हो कि इट्स एसआई यूनिट इज ओम मीटर। तो इसकी एसआई यूनिट जो है बच्चों वो ओम मीटर होती है ना, तो ये भी आप लिख लो। तो देखिए बच्चों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी तो हमने सीख लिया है। इसमें यहाँ पर छोटे छोटे से दो टर्म होते हैं ना, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं ऐसी, तो सिर्फ आप इनकी डेफिनेशन सुन लो, है ना, और यूनिट देख लो, बाकी इसमें डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं कुछ। तो पहला टर्म है कंडक्टेंस। तो ये जो कंडक्टेंस होता है बच्चों, इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो कंडक्टेंस है इसको डिफाइन करते हैं, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसको कंडक्टेंस बोलते हैं। तो जितना ज्यादा कंडक्टेंस हाई होगा मटेरियल का, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस कम होगा, तो उतनी ज्यादा क्या करेगा, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी कोई मटेरियल, है ना। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि कंडक्टेंस जी
कैन बी रिटन एज 1/R। और 1/R है तो बच्चों इसकी यूनिट क्या हो गई, रेजिस्टेंस की यूनिट तो ओम होती है, तो ओम को ऊपर ले जाओगे तो ओम इनवर्स, है ना। तो कंडक्टेंस की यूनिट हो गई ओम इनवर्स। या फिर इसको बच्चों ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लिखते हैं महो, ओम का उल्टा, ओ एच एम था ना तो एम एच ओ, इनवर्स कर दिया ना, उल्टा कर दिया, तो महो। तो कंडक्टेंस की यूनिट होती है ओम इनवर्स या फिर महो। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। उसके बाद जो आपका सेकंड टर्म है वो भी कभी कभी आ जाता है, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। जैसे रजिस्टिविटी है वैसे ही कंडक्टिविटी, स्पेलिंग थोड़ा सही लिख लेते हैं, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी है ना बच्चों, तो कंडक्टिविटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखेंगे। कंडक्टेंस को जी से और कंडक्टिविटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको डिफाइन करते हैं, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। जैसे कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, वैसे ही जो आपकी कंडक्टिविटी है वो किसका रेसिप्रोकल है बच्चों, रजिस्टिविटी का, है ना। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, अब आपको पता है कि रो जो है उसकी यूनिट है ओम मीटर, तो इसका रेसिप्रोकल तो इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। या फिर इसी को बोला जाता है महो मीटर इनवर्स, महो पर मीटर, है ना, ऐसे भी आप बोल सकते हो। ओम का उल्टा महो है तो महो पर मीटर। या फिर इसी को बच्चों एक साइंटिस्ट के नाम पे सीमेंस भी कहा जाता है ना। तो इस तरीके से आप लोग याद रख लीजिए। तो ये कंडक्टिविटी बस याद रखना है, टर्मिनोलॉजी है, अगर कभी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस कंडक्टेंस होता है और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी होती है। तो आई होप आपको ये दोनों छोटे छोटे से टर्म याद रहेंगे, और अगर कहीं पूछे जाएंगे तो आपको पता रहेगा कि क्या करना है, ठीक है। तो बच्चों अब स्टार्ट हम कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर क्या होता है वो हम समझते हैं। तो बहुत सारे रजिस्टेंस होंगे, आप उसको क्या कर सकते हो, सिंगल रजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपका एक सर्किट है बच्चों इस तरीके से, है ना, ये ऐसे, फिर यहाँ से दूसरा, ऐसे बहुत सारे रजिस्टेंस जुड़े हुए हैं इस तरीके से, मान लीजिए ऐसे, और फिर यहाँ पे ऐसे, है ना। तो ये मान लो बैटरी से जोड़ा गया वी पोटेंशियल की, और फाइनली यहाँ से करंट फ्लो हुई आई। अब देखो बच्चों यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, R3 एंड सो ऑन। तो ये आप देखोगे तो ये पूरा सेक्शन अगर आप देखें जो बैटरी के बाद लगा हुआ है, ये है ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स, ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें मान लीजिए कि इस पूरे ग्रुप की एनालिसिस नहीं करनी है, हमें तो सिर्फ कितना वोल्टेज लगाया गया और सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, अगर ये जानकारी चाहिए तो ये पूरे ग्रुप को सॉल्व करने के बाद, सॉल्व करना बहुत कठिन हो जाता है। तो लेकिन अगर आप इसी ग्रुप का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, यानी कि आप क्या करो कि इस पूरे ग्रुप को, पूरे ग्रुप के नेटवर्क को हटाकर, पूरे ग्रुप के रजिस्टर्स को हटाकर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दो, जिसपे वही बैटरी लगाने पर जो इस सर्किट में बैटरी लगी थी, डेट इज V वोल्ट की बैटरी लगी थी, और अगर वही करंट फ्लो हो जाए जो इस सर्किट में हो रही थी I, मतलब सेम वोल्टेज पे सेम करंट फ्लो, तो ये पूरे ग्रुप का जो रेजिस्टेंस है वो सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसको बोलते हैं बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और ये जो हम कर रहे हैं इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, यानी बहुत सारे ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स को हटा के फॉर इजी कैलकुलेशन, इजियर सिंप्लीफिकेशन और इजियर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक सिंगल रेजिस्टेंस से उसको रिप्लेस कर सकें। जब रिप्लेस करें तो जो सर्किट में वोल्टेज लगाया था वही वोल्ट लगाने पे वही करंट फ्लो होना चाहिए जो सर्किट में फ्लो हो रही थी, तो हम उसको बोलेंगे बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और अगर आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया है तो आप ओम्स लॉ लगा दो, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज डेवलप हुआ है V, और करंट कितना है बच्चों I, तो आप यहाँ पे V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट लिख सकते हो बड़ी आसानी से। तो आई होप आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि जब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंसेस होते हैं
तो उसका एनालिसिस करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको कंबाइन करके एक सिंगल रेजिस्टेंस में रिप्लेस कर देते हैं, ताकि सेम बैटरी पर सेम करंट जा पाए। वो जो सिंगल रेजिस्टेंस है जिससे हम रिप्लेस करते हैं, उसी को पूरे ग्रुप का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहा जाता है। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अभी हम कॉम्बिनेशन करते क्या है, तो उसके लिए हमें दो चीजें सीखनी पड़ेगी, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब हम दोनों सीख जाएंगे तो फिर सीरीज हो पैरेलल हो कैसा भी कॉम्बिनेशन हो, हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उनके क्या फॉर्मूले होते हैं, सीरीज जब रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होते हैं, जब पैरेलल में लगे होते हैं, वो फॉर्मूले हमें डिराइव करना है। तो सबसे पहला इसमें आप ऐसा लिख सकते हो, केस नंबर 1 कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में, केस नंबर 1 हम क्या देखेंगे बच्चों, रजिस्टर्स 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 इन सीरीज, है ना। तो हम सीरीज में रेजिस्टेंसेस को लगाएंगे, या फिर इसी को बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन। अब देखो बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है कि आपको रेजिस्टेंस को इस तरीके से अरेंज करना है, जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं, ताकि वो कैसे आ जाए बच्चों, उनमें करंट सेम हो। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब करंट सेम हो। तो देखो इस तरीके से मान लो आपके रेजिस्टेंसेस जुड़े हुए हैं, यहाँ पे हम बना लेते हैं। तो ये आपका रेजिस्टेंस, मान लो यहाँ पे 3 रेजिस्टेंसेस के प्रूफ करते हैं, बाकी आप कितने भी रेजिस्टेंसेस के लिए प्रूफ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये रेजिस्टेंस R3 और इसको आपने किससे जोड़ दिया बच्चों, V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, V वोल्ट की बैटरी। तो इसमें करंट जो है वो I फ्लो हुआ। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो यानी कि इन तीनों रेजिस्टेंसेस को हटा के हमने सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया, जिसको हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोला है। लेकिन ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तभी कहलाएगा जब हम V वोल्ट की बैटरी लगाएं और उसमें से करंट वही जाए जो ओरिजिनल नेटवर्क में जा रही थी, है ना। यही तो मैंने आपको मतलब समझाया है ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स का, है ना। तो अब आप ध्यान से देखें, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि ये तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में है। ये कैसे पता चला मुझे, तो सीरीज में तीनों रेजिस्टेंस का होने का मतलब ये होता है बच्चों कि इन तीनों रजिस्टर्स में करंट सेम होती है। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो व्हेन, तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, फर्स्ट पॉइंट बच्चों, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, in series combination of registers current is same, current is same in all the registers, current is same in all the registers। तो याद रखेंगे बच्चों इस बात को कि जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हो तो सभी रेजिस्टेंसेस में आपका क्या सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा, तभी उसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाएगा, है ना। लेकिन आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जब करंट सेम है तो बच्चों इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, R1 में I इंटू R1, तो उसको हम बोल देते हैं बच्चों V1, ओम्स लॉ से देखें। वैसे R2 में I इंटू R2 जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V2 होगा, और R3 में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो IR3 V3 होगा। तो बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका करंट सेम होता है हर रजिस्टर में, लेकिन हर रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी डिफरेंट, है ना। तो ये वाला पॉइंट भी आप लिख लो। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस, potential difference across each register is different। तो डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस एक्वायर करेंगे भाई, डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंसेस हैं, इसलिए V1 V2 V3। लेकिन आप सोचो इसमें जो ये V1 पोटेंशियल, V2 पोटेंशियल, V3 पोटेंशियल आया, ये आया कहां से, ये पोटेंशियल देने वाला कौन है, तो ये बैटरी देने वाला है। मतलब जितना बैटरी पोटेंशियल देगा उतना ही क्या होगा बच्चों, उतना ही पोटेंशियल रेजिस्टेंस लेगा, उससे ज्यादा तो ले नहीं सकता है, ऑब्वियस सी बात है ना। तो आपको याद हो तो मैंने बताया था कि पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी है एक प्रकार से।
तो जितनी एनर्जी बैटरी देगा पोटेंशियल के फॉर्म में, उतनी ही एनर्जी रेजिस्टेंसेस लेंगे पोटेंशियल के फॉर्म में। तो एक्चुअली में बैटरी ने कितना पोटेंशियल दिया बच्चों, कितनी एनर्जी दी, V, और रेजिस्टेंस ने कितनी ली, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V1 प्लस V2 प्लस V3, इन तीनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, जो एनर्जी बैटरी ने दी है, मतलब V के बराबर। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी, कोई एनर्जी आई तो होगी नहीं कहीं से, ना ही यहाँ पे खत्म हुई है कोई एनर्जी। तो जितनी बैटरी एनर्जी देगा उतनी एनर्जी रेजिस्टेंसेस लेगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है तो V किसके बराबर होगा, जो एनर्जी रेजिस्टेंसेस ने ली है, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हम इस बात को भी यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बच्चों, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बच्चों हम क्या लिख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, कि टोटल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल गिवन बाय द बैटरी इज द सम ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस एक्वायर बाय ऑल द रेजिस्टेंस। तो V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ध्यान से देखो, तो अगर आप यहाँ पे ओम्स लॉ लगाएं यहाँ पर, तो इस V को क्या लिख सकते हैं बच्चों, I, इस ये V तो पूरा R इक्विवेलेंट के अक्रॉस है ना, तो इसको आप लिख सकते हो IR इक्विवेलेंट। और V1 को क्या लिख सकते हो बच्चों, जैसे मैंने अभी ये बताया था, इसमें से करंट आई गई है तो इसको लिख सकते हैं IR1। V2 को क्या लिख सकते हैं IR2, और V3 को क्या लिख सकते हैं IR3। तो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना इसमें। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर दें, तो बच्चों V को लिखेंगे हम IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, V1 को लिखेंगे IR1 प्लस V2 को लिखेंगे IR2 प्लस V3 को लिखेंगे IR3। तो यहाँ से ये IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, I कॉमन आ जाएगा बच्चों, तो अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से ये I और I कैंसल, तो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस का फॉर्मूला क्या आया बच्चों, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो जितने भी रेजिस्टेंसेस सीरीज में जुड़े होंगे उन सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो सबको जोड़ दो और उसको यूज कर लो। अगर 4 होते 5 होते तो प्लस R1 R4 R3। यानी अगर इसको जनरलाइज करें तो अगर n रेजिस्टेंसेस जुड़े हैं तो आपका R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 ऐसे Rn तक, है ना। अगर n रेजिस्टेंसेस सीरीज में, तो आप ऐसे, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। 3 के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता है ना। तो आई थिंक आपको बच्चों क्लियर होगा, समझ में आया होगा कि हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए कैसे निकाला है। ठीक बच्चों, तो ये बात आप लोग अच्छे से याद रखना। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान से देखें कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, जैसे बच्चों अगर ये 1 ओम होता, ये 2 ओम होता, ये 3 ओम होता, तो 1 प्लस 2 3 और प्लस 3 6 हो जाता। तो वो 6 3 से भी बड़ा होता, 2 से भी बड़ा होता, 1 से भी बड़ा होता। मतलब ये जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये R इक्विवेलेंट जो होता है बच्चों, ये तीनों से बड़ा होता है, मतलब इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से बड़ा होता है। देखो ये हमेशा ऐड हो रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है जो एक एक रेजिस्टेंस आपने जोड़ा है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमेशा उससे बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड हो रहे हैं रेजिस्टेंसेस। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is always, value of equivalent resistance is always greater than individual resistance। यहाँ पे ऐसे लिख लो, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, है ना। तो जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमेशा ग्रेटर देन होगा, किससे ग्रेटर देन होगा, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, है ना। वो आप समझ गए, जो भी रेजिस्टेंसेस को आप जोड़ोगे उनकी वैल्यू से हमेशा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो बड़ी ही होगी, छोटी तो होगी नहीं कभी। तो आई थिंक आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर होगा।
उसके बाद अगर एक पॉइंट देखें तो बच्चों, अगर मैं बोलूं कि अगर ये n रेजिस्टेंसेस जो आपने जोड़े हैं, इफ अगर ये n रेजिस्टेंसेस सेम हो जाए, R1 is equals to R2 is equals to R3 and dot 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 Rn which is equals to R, तो भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। देखो अगर R प्लस R 3 बार जोड़ते तो 3R हो जाता। इसमें आप कितने बार जोड़ोगे n रेजिस्टेंसेस को, n बार, R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R n बार, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस NR। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट भी आप लोग याद रखो तो आपको काफी हेल्प होगा। तो डायरेक्टली हम कैसे निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एन आर, है ना। अगर आर रेजिस्टेंसेस एन रेजिस्टेंसेस सेम वैल्यू के आर के अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली लिखा जा सकता है एन मल्टीप्लाइड बाई आर। तो आई होप बच्चों आपको पॉइंट क्लियर होगा और सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आया होगा। तो बच्चों अब हमारा केस नंबर 2 जो दूसरा कॉम्बिनेशन है उसके बारे में हमें देखना है। तो हम इसको बोलते हैं रजिस्टर्स इन पैरेलल, रजिस्टर इन पैरेलल, या फिर इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बोला जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देखें। अच्छा, पैरेलल कब होता है कोई चीज, पैरेलल रेजिस्टेंसेस कब कहलाएंगे, जब वो रेजिस्टेंसेस के बीच में, सभी रेजिस्टेंसेस के बीच में आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो जैसे मान लो कि आपका ये एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है बच्चों, है ना, फिर यहीं से आपने एक और रेजिस्टेंस जोड़ दिया और ऐसे पैरेलली एक और रेजिस्टेंस जोड़ दिया और इन सबको एक बैटरी से जोड़ दिया ये, तो ये सभी रेजिस्टेंसेस के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा बच्चों, वी वी वी। तो सबके अक्रॉस अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें जो आपका बच्चों करंट है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, इसलिए इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका क्या सेम होता है बच्चों, करंट सेम होता है सभी रेजिस्टेंसेस से, है ना। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, सबके अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब मान लो यहां से करंट आई गई है ना बच्चों, तो यहां से अब ये करंट डिवाइड हो जाएगी, मैंने आपको बताया था ना, एक मैंने एग्जांपल लिया था पाइप वाला, वाटर वाला। तो यहां से अगर वाटर गया है तो 3 पाइप जुड़े हुए हैं तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। अब यहाँ से जो करंट जा रहा है वो I1 ले लो, यहाँ से जो करंट जा रहा है वो I2 ले लो, और यहाँ से जो करंट जा रहा है, मैंने उल्टा लिख दिया, ये I1 ले लो, नीचे I2, और R3 से जो करंट जा रहा है वो I3 लिख लो आप, है ना, ऐसा हम लिख लेते हैं। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा कि इन तीनों के ग्रुप को हटाकर हम एक सिंगल रेजिस्टेंस से जोड़ दें जिसको हम R इक्विवेलेंट बोल सकें, और इसके अक्रॉस अगर हम V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं तो इसमें से करंट आई जाना चाहिए जो यहाँ से आई जा रहा था, है ना, बाद में करंट डिवाइड हो रही थी, तो ये R इक्विवेलेंट कहलाएगा। उसका सिंगल रेजिस्टेंस जो होगा उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे, है ना। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कैसे देखते हैं। तो क्या अंतर है भाई पैरेलल और सीरीज में, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस वो सेम होता है, बट आपका करंट इन ऑल द रेजिस्टेंसेस डिफरेंट होता है। वहां पे करंट सेम थी और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट था, है ना। तो इस बात को यहाँ पे हम लिख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, potential difference across all the registers, across all the registers is same, all the register is same, है ना बच्चों, बट हर रजिस्टर में करंट डिफरेंट होगी। तो सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो बच्चों इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट, करंट
करंट थ्रू रजिस्टर्स, करंट थ्रू रजिस्टर्स करंट थ्रू रजिस्टर्स इज डिफरेंट। तो हर रजिस्टर से जो करंट जाएगी वो डिफरेंट डिफरेंट करंट होगी, है ना बच्चों, I1 I2 I3, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपका बेसिक हो गया। अब आप यहाँ से देखो बच्चों, जितना करंट आएगा उतना ही करंट तो जाएगा, ये हमने पहले भी देखा था भाई, जितना इस पाइप से पानी आएगा उतना ही पानी इन तीनों पाइप्स में जाएगा, उससे ज्यादा तो जा नहीं सकता। मतलब जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ना, चार्ज यहाँ पे पॉइंट्स पे रुक नहीं सकता। तो फ्लो मेंटेन करने के लिए जितना चार्ज इन होगा इस पॉइंट पे उतना ही चार्ज आउट होगा। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, कोई चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता और कोई चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोल सकते हैं बच्चों की जो करंट आ रही है I मस्ट बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये ऐसा होना चाहिए भाई। अब आप ध्यान से देखो, तो यहां से आप लिख सकते हो ओम्स लॉ से। देखो करंट को क्या लिखा जा सकता है ओम्स लॉ से, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर देखें तो ओम्स लॉ लगा हुआ तो पोटेंशियल अपॉन आर इक्विवेलेंट, करंट की वैल्यू। और यहाँ पे अगर आप I1 को लिखोगे तो बच्चों I1 क्या लिख सकते हो आप, इसके अक्रॉस पोटेंशियल तो सबके अक्रॉस सेम है V, तो V अपॉन रेजिस्टेंस हो जाएगा R1। फिर यहाँ से I2 को आप लिख सकते हो, पोटेंशियल V है, रेजिस्टेंस R2 है। और यहाँ से I3 को लिख सकते हो, पोटेंशियल V है, रेजिस्टेंस R3 है, तो V बाई R3। ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा V बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। तो बच्चों यहाँ से V बाई R इक्विवेलेंट, अब यहाँ से आप V को कॉमन ले लो, तो ये बचेगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो V और V कट गए, तो ये बचेगा बच्चों 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो दिस विल बिकम द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 प्लस R2 प्लस R3 था, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 इस तरीके से चल रहा। अच्छा, अगर मान लीजिए कि n रेजिस्टेंसेज होते तो जो जनरलाइज फॉर्मूला होता है इसका, तो क्या हो जाता, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई Rn, अगर n रेजिस्टेंसेज होते हैं ना बच्चों। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे मैंने वहां पे बताया था कि वहां पे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बड़ा होता है, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। यहाँ पे जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो हमेशा स्मॉलर देन होगा सभी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जितने भी आप इंडिविजुअल रेजिस्टेंस लगाएंगे सर्किट में, उन सबसे ये कैसा होगा बच्चों, छोटा होगा। जैसे समझने के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल समझाता हूँ, सीरीज में तो क्लियरली समझ में आ जाता है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। जैसे मान लो कि आपके पास यहाँ पर बच्चों 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर बच्चों आपके पास एक जगह 4 ओम का रेजिस्टेंस है ना। एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है पैरेलल में लगा हुआ है, और एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है ना। ये पॉइंट ए और बी है। अब इसके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाना है, बैटरी तो जुड़ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके बीच का इक्विवेलेंट, तो ये आपका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, ए और बी के बीच का सिंगल रेजिस्टेंस। तो दिस रेजिस्टेंस विल आर इक्विवेलेंट। अब इसकी क्या वैल्यू होगी बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 2 ओम प्लस 1 बाई R2 दैट इज 4 ओम। तो इसका एलसीएम लोगे तो 4 आ जाएगा। ये 1 प्लस क्या बच्चों, ये एलसीएम लोगे तो ये 2 प्लस 1 आएगा, मतलब ये हो जाएगा 3/4। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, यहाँ पे नहीं छोड़ना आंसर, ये तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट है, इसका रेसिप्रोकल करना है। तो पैरेलल में हमेशा याद रखना, बच्चे क्या करते हैं कि 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 या 1 बाई R3 को जोड़कर
बस वहां छोड़ देते हैं और वो आंसर लिख देते हैं, लेकिन वो गलत है। वो तो 1/r इक्विवेलेंट है ना, हमें तो r इक्विवेलेंट चाहिए, हमें तो r इक्विवेलेंट चाहिए। तो r इक्विवेलेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, r इक्विवेलेंट के लिए आपको इसका रेसिप्रोकल भी लेना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल करोगे तो ये 4/3 आएगा, दिस इज द आंसर। तो 4/3 ओम, मतलब इसका आंसर है 4/3 ओम। अब देखो अगर 4/3 को लिखोगे तो बच्चों ये 1.33 ओम है। अब ये 1.33 ओम जो है वो 2 ओम से भी छोटा है और 4 ओम से भी छोटा है, यानी कि जो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में आप रखा है लगा रहे हैं, उन दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू से जो इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू हमेशा छोटी आएगी। और अगर ऐसा नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कैलकुलेशन में गड़बड़ किया है, ऐसा आएगा ही आएगा। ये तो मैंने एग्जांपल समझाया, कोई भी एग्जांपल ले लो, जब दो रेजिस्टेंस या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस पैरेलल लगे होते हैं, चाहे जितने भी रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे, उनका जो इक्विवेलेंट आएगा ना वो उन सभी से कम आएगा, छोटा आएगा। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे R equivalent is always less than individual resistance connected in parallel। तो ये बात आप हमेशा ध्यान देना बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, if there are two resistances, if there are two resistances, there are two resistances, अगर दो रेजिस्टेंसेस हैं पैरेलल, टू रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इसके लिए बच्चों एक फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। आर इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हो, अगर 1/r इक्विवेलेंट देखें तो ये हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2। तो अगर आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा R1 R2 और ऊपर हो जाएगा R1 प्लस R2, और इसका फाइनली रेसिप्रोकल करेंगे तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 R2 डिवाइड बाई R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो बच्चों ये फॉर्मूला आप उपयोग कर लेना हमेशा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये चीजों को बहुत जल्दी सॉल्व करेगा। जैसे आप यहाँ पे ये सॉल्व कर रहे थे, अगर ये सॉल्व नहीं करते और आप इस तरीके से करते जो मैंने ये बताया, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते, तो देखो डायरेक्ट इक्विवेलेंट लिख पाते, आपको ऐसा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। R1 इंटू R2, तो R1 2 है मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, तो 2 प्लस 4 कितना हो जाता है 6, तो ये 2 से जाता है तो ये 3 टाइम्स, देखो डायरेक्ट आंसर क्या 4/3, आपने फिर रेसिप्रोकल करके निकाला था। तो अगर ये याद है तो ये आपका सवाल जो है वो जल्दी सॉल्व कराएगा कंपैरेटिवली टू ऐसे सॉल्व करने से। तो दो रेजिस्टेंसेस हैं तो उसके लिए हमेशा फॉर्मूला याद रखें, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। लेकिन बच्चों कभी कभी क्या होता है कि ये बच्चे एक्सटेंड कर देते हैं किसमें, ये फॉर्मूला उसमें भी लगाना चालू कर देते हैं जब तीन रेजिस्टेंसेस होते हैं R1 R2 और R3। तो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि इसका फॉर्मूला ऐसा भी लग सकता है, तीन रेजिस्टेंस R1 R2 R3 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बच्चों अगर आप ये फॉर्मूला लगा दोगे तीन रेजिस्टेंसेस होंगे तो ये गलत है, ऐसा कभी कर मत देना। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ना R1 R2 वाला, ये सिर्फ वैलिड है दो रेजिस्टेंसेस के लिए, डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर तीन रेजिस्टेंस है तो फिर इसको ऐसे ही करो, फिर ऐसे ही सॉल्व करना एलसीएम लेकर, तभी आएगा आंसर आपका। क्योंकि जब आप एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पर नीचे R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3 आता है। इसलिए ऐसा आप तीन रेजिस्टेंसेस के लिए, कई लोग चार रेजिस्टेंस के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 R3 इंटू R4 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ऐसा नहीं करना है बच्चों, ये जो मैंने आपको शॉर्ट मेथड बताई है ये सिर्फ अप्लाई करना है किसके लिए, आपको दो रेजिस्टेंसेस के लिए, बाकी के लिए अप्लाई नहीं करना है आपको, है ना। बाकी के लिए तो फिर वही यही ऐसे ही चलना है जैसे ये आपको दिया गया है। अब इसमें एक और खास बात है बच्चों, अगर आप इसको और तेजी से सॉल्व करना चाहते हो, जब सर्किट सॉल्विंग पे आएंगे ना तो बहुत तेजी से अगर आपको सॉल्व करना है चीजों को, तो इसका एक और तरीका है बहुत तेजी से सॉल्व करने का। जैसे ये अगर ये आता तो ये मेरे लिए ओरली था, मैं डायरेक्ट आंसर जानता था इसका 4/3। अब कई बच्चे बोलते हैं सर आपने तो रट लिया है, आपको पता है, रटा कुछ नहीं है, मेरे को कॉन्सेप्ट आता है। तो आप ऐसे ही सर्किट को देख के बता पाओगे कि डायरेक्ट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कैसे हैं, अगर मेरे अप्रोच को फॉलो करोगे तो आप सर्किट देख देख के सॉल्व हो जाएगा, आपको पेन तक चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ध्यान से देखो, इसी में ये अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होते और एक रेजिस्टेंस R है और एक रेजिस्टेंस 2R है, मतलब एक के साथ जो दूसरा रेजिस्टेंस उसका डबल है, तो इसी फॉर्मूले में आप देखो क्या आंसर आता है। इफ देयर आर
two resistances, there are two resistances R and 2R, बच्चों एक रेजिस्टेंस R है और एक उसका डबल है, तो फिर R in पैरेलल तो क्या होगा बच्चों? तो देखो इसी फॉर्मूले में आप लगाओ, R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालो, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 तो R ले लो और R2 को 2R ले लो, डिवाइड बाई R प्लस 2R, तो ये हो जाएगा 3R, तो R और R कैंसल, तो ध्यान से देखो ये आ जाएगा R 2R बाई 3, यानी कि R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो जो दुगना रेजिस्टेंस है उसके डिवाइड बाई 3 कर देना चाहिए, उसके डिवाइड बाई 3 कर देना चाहिए, तो और कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। जब आपने ये सवाल देखा भाई, जब आपने ये क्वेश्चन देखा, तो इसमें देखो 2 ओम का दुगना 4 ओम है, तो अगर ये 2 ओम R है तो 4 ओम क्या है बच्चों? 2R है, तो मुझे तो डायरेक्ट पता था देखते ही साथ, क्योंकि मुझे पता था जहां पे दो रेजिस्टेंसेज है और एक का डबल दिखाई दे रहा है दूसरा रेजिस्टेंस, तो डबल का डिवाइड बाई 3 होता है, डबल का डिवाइड बाई 3 मतलब 2R बाई 3, तो 2R यहाँ पे कौन है? 4, तो 4 बाई 3 ओम, ये आंसर था। तो आपको ये भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ऐसे देख के आंसर। अगर मैं आपसे पूछता कि यहाँ पे बच्चों 3 ओम है और यहाँ 6 ओम है, तो 3 का डबल है 6 ओम, तो 6 ओम डिवाइड बाई 3, तो उसका आंसर डायरेक्ट 2 ओम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डायरेक्ट 2 ओम आता है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये काफी जगहों पर आपको बहुत तेजी से सवाल सॉल्व करा देगा, देखते ही साथ आपको आंसर्स बनेंगे, है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। एक दो पॉइंट्स और हैं, वो हम नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं, तो इसको जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, एक और पॉइंट है, वो भी लिख लो आप। इफ n resistances मतलब R1 is equals to R2 is equals to R3 equals to dot 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 Rn equals to R, है ना। ऐसे n रेजिस्टेंसेज हैं जो इक्वल रेजिस्टेंसेज है ना, हर रेजिस्टेंस की वैल्यू R है। अगर if n resistances are connected in parallel then the equivalent resistance is given by, तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों? देखो, तो हम लिखेंगे 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई आर, R1 भी R है, 1 बाई आर, R2 भी R है, 1 बाई आर, R3 भी R है, डॉट 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 डॉट। तो ऐसे आपने 1 बाई आर, 1 बाई आर, 1 बाई आर कितने टाइम्स जोड़े बच्चों? n रेजिस्टेंसेज हैं तो n टर्म्स हैं, तो अगर सबको जोड़ोगे तो n बाई आर लिख सकते हो ना, n मल्टीप्लाइड बाई आर। ये सब अगर जुड़ेगा तो बेसिकली n टाइम्स जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा n बाई आर जुड़कर, है ना बच्चों। बट R इक्विवेलेंट के लिए हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों? R बाई n। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा सकते हो, निकाल सकते हो। अगर इक्वल कैसे रेजिस्टेंसेस जुड़े हुए हैं? इक्वल रेजिस्टेंसेस जुड़े हुए हैं, तो करना क्या? R बाई n। जैसे मान लो कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया, बोला गया कि 10-10 ओम के 5 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में जोड़े गए, 10-10 ओम्स के कितने रेजिस्टेंस बच्चों? 5 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में जोड़े गए, तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा? तो R बाई n मतलब 10 बाई 5 यानी कि 2 ओम आंसर आ जाएगा उसका, है ना। तो मैं ऐसा क्वेश्चन करा नहीं रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो अगर n रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, इक्वल रेजिस्टेंसेस है, तो उसका डायरेक्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो R बाई n हो जाता है ना। तो आई होप आपको पैरेलल रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और जो मैंने टेक्निक्स बताई है वो भी आपको अच्छे से याद रहेंगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, है ना बच्चों।